क्लास 10th आप लोगों की सोशल स्टडीज की बुक में एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ज्यादा लेंदी, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेटरी, बट इजीली मार्क्स गेन करने वाला है। जब बात होती है लॉन्ग आंसर की ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर इस चैप्टर में सबसे इजीली मिल जाता है, क्योंकि कुछ चुने हुए कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स है जहां से वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछते हैं। क्या रहने वाले हैं पूरे इस टॉपिक में बताता हूं, बस क्या करना है, पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनना है। और मैं हूं आपका अपना टीचर जोगिंदर सिंह चाहर, आप सभी का आपके इस प्यारे छोटे से चैनल एसएसटी विद जोगिंदर सर पर स्वागत करता हूं। ध्यान से सुनिएगा इस लेक्चर को, और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दो, ताकि आगे तक की वीडियो को आप लोग इजीली अवेल कर पाओ। आज की क्लास में लेक्चर नंबर 1 होने वाला है, ये आप सब लोगों को मालूम चल चुका है। बहुत बेसिक से पढ़ने वाले और बहुत अच्छा ज्ञान लेंगे आज। अखलक ए नसीरी क्या है? एक बुक 1595 में जो है वो लिखी गई, ठीक है। ये बुक जो थी वो एज ऑफ प्रिंट से बहुत पहले थी। एज ऑफ प्रिंट मतलब जब प्रिंटिंग स्टार्ट हुई उससे पहले से चल रही थी। तो सर कैसे लिखी गई होगी? प्रिंट नहीं है तो क्या हुआ, कहानी सुनते हैं। अब ये जो प्रिंट आप देख रहे हो, ये जो आपको दिखाया गया बेसिकली क्या है, एक रॉयल वर्कशॉप है, एक तरह का फैक्ट्री है। आज के जमाने की बात करूं, रॉयल वर्कशॉप मतलब राजा की छपाई खाना है जहां पे वो किताबें छपवा रहा है। और ये अखलक ए नसीरी उसी तरीके की एक छपाई हुई किताब थी। यहां पर जो है आर्ट ऑफ राइटिंग एंड इलस्ट्रेटिंग बाय हैंड किया जाता था, जो कि एज ऑफ प्रिंट से काफी पहले की पहचान थी। आर्ट ऑफ राइटिंग क्या होती है सर? ये जो डिजाइन में जो लोग लिखते हैं ना, कॉलीग्राफी करते हैं, ये लोगों को मशीन की नीड नहीं होती। ये लोग बैठते हैं, बहुत सालों में बहुत शांति के साथ किताब लिखी जाती है, और राजा अपने बारे में अच्छी हैंडराइटिंग में लिखवाता है कि आगे समझ सके, वरना बैड हैंडराइटिंग में तो मार्क्स भी डिडक्ट हो जाते हैं। तो इनको मरना थोड़ी था। अच्छी हैंडराइटिंग एंड इलस्ट्रेटिंग, फूल पत्तियां डिजाइन पूरा एकदम भाई साहब बढ़िया करके, मतलब समझ गया इस तरीके से। फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स की बात कर लेते हैं, तो वो तो बुक का एक इंट्रो था जिससे एमसीक्यू बनता और कुछ नहीं बनता। पहली प्रिंटेड बुक्स, सबसे पहले अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड इन चाइना, जापान एंड कोरिया। आपने सीजेपी सुना होगा, पर सीजेके आज सुनोगे। चाइना, जापान एंड कोरिया, सीजेके सबसे पहले प्रिंटिंग यहीं स्टार्ट हुई। दिस वाज अ सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग। और जो यह प्रिंटिंग स्टार्ट हुई वो किससे स्टार्ट हुई? हैंड प्रिंटिंग। मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा, सबसे पहले जो प्रिंटिंग है सीजेके, ट्रिक बता रहा हूं, सीजेपी नहीं सीजेके, चाइना, जापान एंड कोरिया। यहां पर जो प्रिंटिंग स्टार्ट हुई वो हैंड से होती थी। फ्रॉम एडी 594 से जो चाइना में बुक्स है दे वर प्रिंटेड बाय रबिंग पेपर। रबिंग पेपर क्या होता है? एक पेपर लीजिएगा, उसके नीचे कुछ रखिएगा, सिक्का रख लिया बाई चांस, उसको रब कीजिएगा, वो उधर छप जाएगा। दैट्स कॉल्ड रबिंग स्टाइल, ऑल्सो इन्वेंटेड देयर। तो 594 एडी के बाद से चाइना में जो है वो रबिंग प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई। और सबसे अच्छी बात, उसकी खोज भी चाइना ने की थी। मतलब ऐसे ऐसे करते करते भाई साहब सीख गए, अरे वाह, ये खोज भी हो गई। अगेंस्ट द इंक्ड सरफेस ऑफ द ब्लॉक्स, तो एक पन्ने पे जो स्याही लगा देते थे, एक तरफ कुछ डाई में कुछ रख देते, उसे रब करते थे, इस तरीके से वो जो है छपाई करना सीख गए। और ये छपाई जो वो 594 से हो रही है, हाथों की, अभी भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि बोथ साइड जो पन्ना होता था बहुत सॉफ्ट होता। आर पार देखो, कोई भी पेज लोगे आप, जब उस पर कुछ घिसेंगे तो उसकी जो डेंसिटी है, जो थिकनेस है, वो घिस जाती है। तो पतला होता था, आर पार दिखता था, तो शीट पे प्रिंट करना वो आसान नहीं था। सो द ट्रेडिशनल चाइनीज स्टाइल उन्होंने अपनाया, जिसमें वो अकॉर्डियन बुक कहते हैं। जैसे अकॉर्डियन बुक क्या है? एक स्टाइल है बुक लिखने का जिसमें पन्नों को एक पीछे के चिपका के तब लिखा जाता है। अब क्या, एक प्लेन पेपर है, वो तो हल्का है, बट उस पे ऐसे में 3-4 पेजेस चिपका दूं तो उस पेज में डेंसिटी, उसकी हैवीनेस बढ़ जाती है। वो ये लोग करते थे, फोल्ड करके, स्टिच करके, जैसे देख रहे हो ये अलग अलग नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता था, ऐसे अलग अलग बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलते हैं, ये चिपका के काम चला रहे हैं। सुपरबली स्किल्ड क्राफ्ट्समैन कुड डुप्लीकेट विद रिमार्केबल एक्यूरेसी एंड द ब्यूटीफुल कैलिग्राफी। ये जो कैलीग्राफी है बेसिकली स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है। जो लोगों की राइटिंग बहुत अच्छी होती है, डिजाइनर होती है, उन्हें कैलीग्राफी या कैलीग्राफिस्ट कहते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, अब मशीन प्रिंटिंग नहीं तो लोग आपको ऐसे चाहिए जो स्टाइलिश हो, जो अच्छी राइटिंग लिख सकें, जो बाद में आपके मरने के बाद वो मिटे ना, उस तरीके की मतलब अच्छी राइटिंग लिखनी है। द इंपीरियल स्टेट इन चाइना, चाइना जिसका जिस समय डायनेस्टी रूलर था, बहुत समय से वही किताबों को ज्यादातर प्रिंटेड मटेरियल को बनाता आ रहा था। मतलब राज घराने में, राजाओं के टाइम पर ये सब चीज चली है, उनके हाथ में कंट्रोल था पूरा इस चीज का। चाइना के अंदर बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बहुत बड़ा था। अब ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम मतलब बहुत सारे डिवीजन डिपार्टमेंट बना रखे थे, जैसे हमारे सीबीआई, आईबी है, दिल्ली पुलिस है, रॉ है, सुप्रीम कोर्ट, इस तरीके से उनके भी अलग अलग डिपार्टमेंट थे सरकारी। अब क्योंकि सरकारी लोग हैं तो उनके एग्जाम भी होते थे, एग्जाम होते थे तो पेपर भी लगता होगा, तो उनकी किताबों का रिक्वायरमेंट यहां से पूरा होता था। तो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बहुत बड़ा था जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉय थे और जिनको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू रखा जाता था। हमारे भाई साहब सिविल सर्विस, अब वो पता कब से कर रहे हैं पता ही नहीं चल रहा, पता करना पड़ेगा, कमेंट में बताना।
तो इस तरीके से ये लोग बैठ के एग्जाम देते हैं। टेक्स्ट बुक फॉर दिस एग्जामिनेशन, इस किताब में जो कुछ लिखा है बेसिकली वो उनकी प्रिपरेशन के लिए होता था। अब वो बुक की जो प्रिंटिंग है, दे वर प्रिंटेड इन वास्ट नंबर, बहुत ज्यादा अमाउंट में वो बुक्स प्रिंट की जाती थी ताकि स्टूडेंट उनको पढ़ के एग्जाम दे सके, अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ इंपीरियल स्टेट। और कौन इनको छपवाता था? राजघराना, इंपीरियल, पैसे वाले मालिक जो राजा लोग थे। फ्रॉम द 16th सेंचुरी द नंबर ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट, 16th सेंचुरी के बाद लोग नौकरी में आने लगे, कैंडिडेट की काउंटिंग बढ़ने लगी, तो इंपीरियल स्टेट को भी ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ प्रिंट बढ़ाना पड़ा। ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा किताबें भी तो देनी पड़ेंगी। यहां का नकल चल रही है कि तू उसमें से देख के पास हो जियो, ऐसा कुछ हो नहीं सकता था। बाय द 17th सेंचुरी एज अर्बन कल्चर ब्लूम्ड इन चाइना, 17th सेंचुरी अर्बन कल्चर मतलब मॉडर्नाइजेशन आने लगी थी। 18-19 सेंचुरी से पहले जो मॉडर्नाइजेशन थी उसकी छाप 17th सेंचुरी में नजर आने लगी थी, लोग किताब पढ़ने में इंटरेस्टेड होने लगे थे। सो द यूजेस ऑफ प्रिंट डाइवर्सिफाइड, प्रिंट पहले राजघराने होता था, अब प्रिंट के बहुत सारे लोग थे। मॉडर्नाइजेशन जैसे किसी इंडस्ट्री का प्रचार करना हो, कोई पॉलिसी लगानी हो, या ये करना हो, हमें लेबर की रिक्वायरमेंट है, पोस्टर लगा दीवार पे, समझ गए? चलो, प्रिंट वॉज नो लॉन्गर यूज बाय स्कॉलर ऑफिशियल, तो अब पढ़े लिखे लोग यूज नहीं कर रहे, टीचर लोग यूज नहीं कर रहे, फैक्ट्री में पोस्टर लगा दे बाहर, यहां पर लेबरों की अति आवश्यकता है, कृपया संपर्क करें, इस तरीके की चीजें। मर्चेंट्स, व्यापारी लोग भी डे टू डे में जो मतलब डे टू डे लाइफ में यूज करने लगे पड़े, एज दे कलेक्टेड ट्रेड इंफॉर्मेशन। अखबार, ये भी ऐसे ही शुरू हो रहा है, अखबार भी ऐसे आने लगे। नेक्स्ट बात करते हैं, रीडिंग इंक्रीजिंगली बिकेम अ लेजर एक्टिविटी, आज शौकिया तौर पे लोग पढ़ने लगे। अब किताब पहले कहां पढ़े लिखे लोग पढ़ते थे, अब सब पढ़ना चाहते हैं। तो सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से। द न्यू रीडरशिप प्रेफर्ड फिक्शनल नरेटिव्स पोएट्री, क्या पढ़ते थे? पोएट्री, फिक्शनल नरेटिव्स, मनगढ़ंत कहानियां, है ना, ऐसे ऑटोबायोग्राफीज, लाइफ स्टोरीज के बारे में, है ना, मास्टरपीसेस, लिटरेरी मास्टरपीसेस, मतलब कोई वर्ड है, कोई किताब है, कोई लैंग्वेज, उसकी मतलब स्टार्टिंग कहां से हुई। एंड रोमांटिक प्लेस, मोहब्बत के नाटक भी पढ़ना पसंद थे, चाचा चौधरी ने भाई साहब ये मारा वो मारा, ऐसे करके। रिच वुमेन पढ़ने लगी, बहुत सारी वुमेन जो अपनी अपनी पोइट्री और किताब लिखने लगी। इवन वाइफ्स ऑफ स्कॉलर ऑफिशियल, उन्होंने अपने किताब छापने लगी। एंड कोटिशंस रोट अबाउट देयर लाइव्स, जो कोटिशन दरबार में जो नृत्य की महिलाएं होती थी वो भी अपने जीवन के बारे में अब लिखने लगी कि क्या दुख है और क्या परेशानी है। वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स एंड मैकेनिकल प्रिंट्स वर इंपोर्टेड। अब जब देखा यार लोग पढ़ रहे हैं, औरतें प्रिंट कर रही हैं, कोटिशन लिख रहे हैं, व्यापारियों को चाहिए, तो यार बोले हाथ से तो छाप के इनको हम नहीं कर सकते पूरे, नो 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 नो, ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो सकती, तो इसलिए क्या करें, मशीन मंगाओ। तो वेस्टर्न कंट्री से मैकेनिकल और प्रिंटिंग टेक्निक लाने लगे 19th सेंचुरी के एंड तक, एज वेस्टर्न पावर एस्टैब्लिश देयर आउटपोस्ट इन चाइना। और जब ये लोग मशीन आई, ये सब आए, तो वेस्टर्न कंट्रीज के जो बिजनेसमैन जो इन पोस्ट पे काम करते थे छापने छुपने का, वो लोग भी धीरे धीरे यहां पर आने लगे। तो शंघाई धीरे धीरे क्या बन गया, नया प्रिंट कल्चर का हब बन गया। यहां पे सारी छपाई होती थी, हमारे जैसे करोल बाग में यूपीएससी की किताबें मिलती है, यहां भी ऐसे मिलने लगी। कैटरिंग टू द वेस्टर्न स्टाइल स्कूल, तो शंघाई से वेस्टर्न स्टाइल स्कूल की जो किताबें थी, इंग्लिश मीडियम, लिटरेचर, मॉडर्न आर्ट, प्लेज, ड्रामाज, ये सब आने लगे। फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग सब कहां बदल गए, हम मैकेनिकल प्रिंटिंग में आ गए। अब तक हम क्या कर रहे थे, रबर 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 रबर, अब क्या कर रहे हैं, छप 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 छप, स्टाइल चल रहा भाई साहब। तो अब हम जो है ग्रेजुअली धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे थे हैंड प्रिंटिंग से मैकेनिकल प्रिंट की तरफ। प्रिंट इन जापान की बात करते हैं, बुद्धिस्ट मिशनरीज, ऐसे लोग जो बौद्ध धर्म को फैलाते हैं, उसके बारे में अच्छा अच्छा बताते हैं, वो चाइना से निकले हैंड प्रिंटिंग लेकर अपने साथ इनटू जापान अराउंड एडी 768 टू 770। तो ये आप समझ लीजिए कहां से निकले, चाइना से निकले बुद्धिस्ट मिशनरीज, कहां पहुंचे, जापान पहुंचे। चाइना में क्या चल रहा था, हैंड प्रिंटिंग, तो बताएंगे नहीं वहां जाके, बताने लगे साहब क्या कर रहे हो, छपाई नहीं आती, हम सिखाएंगे, बस सीधी सी बात है। ओल्डेस्ट जापानीज बुक जो कि 1868 में प्रिंट हुई थी, जिसका नाम क्या था, बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र। ये जो इसमें 6 शीट थी, पन्ने 6 शीट थी, एंड वुडकट इलस्ट्रेशन थे, वही जो चाइना में करते थे, पेपर नीचे लकड़ी पे डिजाइन बना हुआ, वो मेट्रेशन के पास से मैग्नेट, वो लकड़ी पे डाई बनाते हैं और इंक छाप देते हैं। भाई साहब आप घूम रहे हो और ये 2.5 किलो का हाथ है, ऐसे करके। हमारे यहाँ उत्तम नगर में बहुत होता है भाई साहब, दिल्ली में। पिक्चर वर प्रिंटेड ऑन टेक्सटाइल्स, प्लेइंग कार्ड्स एंड पेपर मनी। अब जापान में जो प्रिंटिंग अच्छी लगने लगी, कह रहे यार और कहीं छाप सकते हो इसको, बोले कार्ड पे छाप देंगे, बोले अच्छा कपड़ों पे छाप सकते हो, लिख सकते हो ऑगी सर, लिख देंगे भाई साहब। सब छपाई शुरू होगा और इस तरीके से डायमंड सूत्र ये किताब थी। इन medieval जापान, poets and prose writer were regularly published and books were cheap and abundant। जापान में धीरे धीरे प्रिंटिंग बढ़ने लगी, लिखने वाले लोग लिखने लगे, पोएट्स लिखने लगे, प्रोज राइटर लिखने लगे, तो अब अनसीन पैसेज, रोमांटिक प्लेस, सब जापान में फैल गया भाई साहब, फैल गया पूरी तरीके से।
प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल लेड टू द इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस। जब लोगों को पिक्चर आने लगी, ऑगी सर ये है, ओ भाई साहब जापान में कोराम मच गया, कह रहे ये ऑगी सर है, हम जानता हूं। मैंने बोला हम भी तुमको जानता हूं, तुम जापानी हो। बोले तुम, हाँ भैया हम तुमको जानते, मैं हिंदुस्तानी हूं, समझ रहे हो। इन द लेट 18th सेंचुरी द फ्लरिशिंग अर्बन सर्कल एज ईडो, लेटर जिसे हम टोक्यो कहते हैं, जो राजधानी बन रहा है, इलस्ट्रेटेड कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स, वहां पे बहुत सारी पेंटिंग बनाई गई अर्बन कल्चर की, बहुत सारे आर्टिस्ट थे, दरबार की पेंटिंग, टीच हाउस की पेंटिंग, चाय पीते हुए पेंटिंग, जो आपको दिख जाएगी, आपकी बुक में दिखा रखा है कि कैसे लोग जो है ना खिड़की पे बैठे रहे हैं, पेंटिंग बना रहे हैं नीचे रोड पे, अच्छा ओ माय गॉड सब्जी वाला है, इस तरीके से बहुत सारी इलस्ट्रेशन एग्जांपल ऑफ पेंटिंग बनाने लगे। लाइब्रेरीज एंड बुक शॉप भर गई किताबों से, मैगजीन, न्यूज़पेपर, मोरल्स, प्ले, सब बहुत सारी किताब वुमेन के ऊपर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, कैलकुलेशन के ऊपर, टी सेरेमनी, फ्लावर अरेंजमेंट, ऐसे बहुत सारे मैटर थे जिनके ऊपर अब लाइब्रेरी में किताबें हो गई। यह है कीतागावा उता मारो, है ना, जितना हो सके उतना पढ़ मारो, कीतागावा उता मारो। ये जन्म हुआ भाई साहब ईडो टोक्यो में 1753 में। इनको जाना जाता है क्योंकि इन्होंने जो यूकियो टाइप की जो प्रिंटिंग है, फ्लोटिंग वर्ल्ड की जो एक ड्राइंग थी, इस तरीके से ये है, उन्होंने बनाई थी। ये प्रिंट जो है वो कई इलाकों, कई देशों तक पहुंचा, यूएस पहुंचा, यूरोप पहुंचा, वहां से बहुत सारे आर्टिस्ट इनसे प्रभावित हुए थे कि भाई साहब क्या आर्ट बनाई है, हम भी सीख लेंगे। इन द प्रोसेस द ओरिजिनल ड्राइंग वुड बी डिस्ट्रॉयड, और ये पहुंचाते ड्राइंग टूट गई। मान लीजिए मैं गंगा जल लेके यूएस पहुंचे तो छिड़क के थोड़ा गिर ही जाएगा, एंड ओनली प्रिंट्स वुड सर्वाइव। अब टुकड़े बचे हैं बस, उसी का जो है ये बता रहे हैं। प्रिंट कम्स टू यूरोप, अब प्रिंट यूरोप कैसे पहुंचे? जापान में था, चाइना से तो जापान में आया, यूरोप कैसे पहुंचा? तो आइए सुनते हैं। बहुत समय तक की बात है, सेंचुरी की बात है, सिल्क एंड स्पाइसेस चाइना से जो यूरोप आते थे। जब चाइना से जापान जा सकता है, उसी रास्ते से आप सोचना, चाइना के जिस रास्ते से सिल्क रूट बोला था, यूरोप में सिल्क जाता था, तो का लैंग्वेज नहीं जा सकती है, प्रिंट नहीं जा सकता, जा सकता है, इसी रास्ते निकल पड़ा। इन द 11th सेंचुरी चाइनीज पेपर रीच्ड यूरोप, इसी रास्ते से यूरोप में पेपर पहुंच गया। पेपर मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, पेपर पहुंचा तो लोगों ने इस पे क्या लिखना है, शादी का कार्ड नहीं, अपने बारे में लिखिए, लिखने लगे। केयरफुली रिटन बाय स्क्राइब्स, तो अच्छी अच्छी डिजाइनों में बहुत सोच सोच के लिखते थे। क्यों? पेपर रोज रोज थोड़ी आ रहा है, चाइना से आ रहा है भैया, सही से लिख, प्रिंटिंग मिस्टेक, कोई आईपैड थोड़ी मिटा देंगे। देन इन 1295 मार्को पोलो, एक एक्सप्लोरर, दुनिया खोजता था, हाँ चल पड़ा, आ गया। रिटर्न टू इटली आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ एक्सप्लोरेशन चाइना, यूरोप में वापस आ गया। कहां था? चाइना वाइना साइड एक्सप्लोर करके आया था। वहां एक्सप्लोर करके आया तो क्या सीखा होगा? पेंटिंग और ये सब तो नहीं सीखेगा ना, ये प्रिंटिंग सीखेगा ना भाई, क्या दीवार पे पेंट थोड़ी बनाना है, प्रिंटिंग कितना मस्त चीज है, यही सीखना था, सीख गया। चाइना के पास ऑलरेडी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी, और ये बात मार्को पोलो को समझ में आ चुकी थी। मार्को पोलो यहां आ चुका था अपने देश को सिखाने की कोशिश, मार्को पोलो इसी टेक्नोलॉजी को इनको सिखाने वाला था। नाउ इटालियंस लगातार वुड ब्लॉक से छपाई करने शुरू कर दिए। बोले बढ़िया काम, मस्त, ये पोलो तेने क्या बोलो भाई साहब, डाई तू लिया है, पेपर ये लिया है, काम बन गया। लग्जरी एडिशन जो राजा महाराजा के लिए लिखे जाते थे इटली वगैरह यूरोप वगैरह में, वो फिर भी हाथों से लिखे जाए। राजा कह रहा है ये सरकारी सेवा अपने तक रखो, मुझे मेरा अपन को पुराना स्टाइल मांगता है भाई साहब, हाथ से डिजाइन स्पेशल एकदम, जिसपे एक्सपेंसिव वेलम पे लिखा जाता, जानवर की चमड़ी, स्किन, उस पे लिखा जाता था। राजा महाराजा बड़े चतुर थे। मेन फॉर अरिस्टोक्रेटिक सर्कल, तो वेलम पेपर जो एक्सपेंसिव पेपर होता था, उसको बेसिकली यूज कौन करता था? राजा महाराजा, रिहायशी पैसे वाले लोग। मोनास्टिक लाइब्रेरीज, राजा महाराजा की लाइब्रेरी के लिए ये जो है यूज किया जाता था, क्योंकि वो ये कहते थे जो प्रिंटिंग बुक्स आप यूज कर रहे हैं तो वल्गर बकवास चीज है, हट, बेकार चीज है। मर्चेंट्स एंड स्टूडेंट इन द यूनिवर्सिटी टाउन बॉट द चीपर प्रिंटिंग कॉपीज, तो मर्चेंट स्टूडेंट जो चीपर कॉपीज पढ़ने लगे, देखने लगे। एज द डिमांड फॉर बुक्स और बढ़ने लगी, बुक सेलर जो थे यूरोप में, उन्हें समझ में आ गया भाई साहब पैसा कमाने का टाइम है, तो वो बुक्स जो है अलग अलग देशों से लाने लगे और यहां पर बेचने लगे। समझ में आई बात? बिजनेसमैन भी तो बिजनेस करेगा ना, बुक फेयर्स लगातार लगने लगे अलग अलग जगह पर, किताब ले ले नहीं, excuse me, this is a fair, what would you like to have with kind किताब if you want, तो with kind of, तो ऐसे फिर बता देते हैं। प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट आल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू वेज टू मीट द एक्सपेंडेड डिमांड। अब जो हैंड रिटन किताबें हैं, अब जब एक बात तो मार्केट में सब लोग पढ़ रहे हैं, राजा क्या अंधा है? राजा कहेगा यार ये कौन सी किताब पढ़ रहा है जो इतना इंटरेस्टिंग है, मेरी इज्जत की खातिर मैं ये नहीं बोल सकता वो प्रिंटेड अच्छी है, बट मुझे उसका इंटरेस्ट जानना है, तो ये किताब तू मेरे लिए हाथों से लिखेगा, और लिखते थे, तो उसमें और प्रिंटिंग की डिमांड बढ़ती गई। स्क्राइब्स और स्किल्ड हैंडफुल राइटर, स्क्राइब्स मतलब लिखने वाले लोग, और हाथ से अच्छे लिखने वाले लोग, वर नो लॉन्गर सोलली एम्प्लॉयड बाय वेल्दी एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सन बट आल्सो बाय द बुक सेलर एज वेल। अब क्योंकि राजा महाराजों के लिए अच्छी किताबों की जरूरत थी, तो बुक सेलर बोले बेटा एक तरफ पब्लिक घेर रखी है, उस तरफ राजा को भी घेर लेते, अच्छे लेखक हाथ से लिखने वाले लोगों को उन्होंने भी एम्प्लॉयड करना शुरू कर दिया, नौकरी देना शुरू कर दिया, ताकि राजाओं की जरूरत ये भी पूरा कर सके। अरे किताब की डिमांड है ना,
मोर देन 50 स्क्राइब्स ऑफन वर्क फॉर वन बुक सेलर। 50 लोग एक किताब बेचने वाले के लिए काम कर रहे हैं। बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट कुड नॉट सेटिस्फाई द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर बुक्स। नहीं कर पाई जरूरत। सब लोग भूखे तैयार बैठे थे ना किताब के लिए, अब आएगी अब आएगी, इस तरीके से। कॉपी करना एक्सपेंसिव था। अब बताओ, आपने लिख रखी कोई किताब, मुझे रखोगे, मैं इंसान हूं, मेरी तनख्वाह दोगे, इनका खर्चा, प्रिंटिंग, पेपर, सब टाइम भी लगता था, लेबोरियस भी था, टाइम कंज्यूमिंग भी था। मैन्युस्क्रिप्ट टूट भी सकती थी। देखो, किताब जो हाथ से हम लिख रहे हैं उनको टूटने का भी डर था। ऑकवर्ड टू हैंडल, आसान नहीं था उन्हें हैंडल करना। आज एक पत्तों पे आप लिख लो, उसे 10 साल तक कैसे संभाल के रखोगे। कुड नॉट बी कैरिड अराउंड इजीली, और पढ़ भी नहीं सकते ना, लेके घूम सकते थे। देयर सर्कुलेशन इसलिए इनका लिमिटेड हो गया। कहां लेके घूमोगे, कोई लोग चाहने नहीं लगे। अब उन्हें बोलते कि यार इसको बंद करते हैं, इस तरीके से नहीं चलाते। विद द ग्रोइंग डिमांड फॉर बुक्स, डिमांड जो बुक्स की थी वो बढ़ने लगी। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो वो धीरे धीरे, उसने बोला भैया ऐसा हाथ से लिखने में बहुत वक्त लग रहा है, इससे तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, ऐसा बुक लकड़ी का गाठा लिया, उस पर डिजाइन बनाया, ए बनाया, इंक में डुबोया, छपाक, चल ए बन गया, बस। बाय द अर्ली 15th सेंचुरी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो बहुत तेजी से यूज होने लगी। प्लेइंग कार्ड पे, टेक्सटाइल पे, रिलीजियस पिक्चर, भगवान उनके जो भी होते हैं उनकी पिक्चर बनाने लगे। देयर वाज क्लियरली अ ग्रेट नीड फॉर क्विकर एंड चीपर रिप्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट। हम समझ रहे हैं कि राजाओं को जरूरत है, स्कॉलर्स को जरूरत है, स्टूडेंट को जरूरत है, महिलाओं को जरूरत है, कोटेशन को जरूरत है, सबको बुक की जरूरत है। बट प्रिंटिंग कैसे तेज करें, हैंड से हो नहीं पा रही है, वुड ब्लॉक इतना कर नहीं पाएगा अकेला, तो हमें कुछ तो टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी ना भाई। तो वो टेक्नोलॉजी चाहिए। तो ये कभी पूरा हो सकता था जब नई टेक्नोलॉजी आ जाए। इसका स्टार्टिंग सुनिएगा। और ये मौका मिला स्ट्रेटसबर्ग जर्मनी में, जहां पर जोहान गुटनबर्ग ने क्या किया, पहली प्रिंटिंग प्रेस बनाई इन 1430s। प्रिंटिंग प्रेस वही, पेपर डालो, इंक डालो, बन के छपा के बाहर। इससे तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी, राइट। अब पढ़ेंगे गुटनबर्ग एंड देयर प्रिंटिंग प्रेस। उनकी पहली प्रिंटिंग प्रेस। गुटनबर्ग जो था एक व्यापारी का बेटा था और एक बड़े खेत का मालिक भी था, क्योंकि उसके पापा के पास इतना बड़ा एस्टेट था तो वो भी मालिक था। किताब में नहीं लिखा होता, क्या हुआ, बाप की संपत्ति इसी पे आएगी। बचपन से ही उसने वाइन एंड ऑलिव प्रेस, जो इस तरह की मशीन है, उनको दबा के, ये प्रोसेस समझो। इसमें मैं आपको तेल निकालना नहीं सिखा रहा हूं, मैं ये प्रोसेस बता रहा हूं कि किसी चीज को किसी चीज के ऊपर रखा जाए और इस पे इंक हो, नीचे पेपर हो, तो छपाई धपाक धपाक हो जाएगी। प्रोसेस समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल प्रोसेस, टफ नहीं रखते। सब्सिक्वेंटली इसलिए धीरे धीरे उसने पॉलिशिंग स्टोन्स, बिकेम अ मास्टर ऑफ गोल्ड स्मिथ, वो सब एक्सपर्टीज की जिससे वो चीजों को मोल्ड कर सकता था। क्या कर सकता था? सुनार है, गोल्ड को पिघला के मोल्ड करके आपका नेकलेस बना सकता है। ऐसा नेकलेस आता थोड़ी शुरू से, तो ये काम उसने सीख लिया, क्योंकि इसके लिए वो अल्फाबेट मोड़ेगा, डिजाइन बनाएगा, वो सब कर सकता था। तो ड्राइंग ऑन दिस नॉलेज, गुटनबर्ग ने इसी टेक्नोलॉजी जो उसने सीखी उसको अपनी इनोवेशन में यूज किया। एंड द ऑलिव प्रेस प्रोवाइडेड द मॉडल फॉर प्रिंटिंग प्रेस। तो जो अभी आप पीछे प्रेस देख के आए हो, ये एक्चुअली ऑलिव प्रेस है। इसी ने ही मॉडल दिया कि प्रिंटिंग प्रेस भी इसी तरीके से बन सकती है, इसी तरीके से बन सकती है। एंड मोल्ड्स, बहुत सारे डिजाइंस वर यूज्ड फॉर कास्टिंग द मेटल टाइप्स एंड लेटर ऑफ अल्फाबेट, बहुत सारे इसी तरह मोड़ तोड़ कर बनाए। बाय 1448 गुटनबर्ग ने पूरी सिस्टम को सही तरीके से बना लिया। मशीन तैयार है। द फर्स्ट बुक प्रिंट हुई तो बाइबल। और आप सुनिएगा, 3 साल में 180 कॉपी प्रिंट कर दी, जो कि पहले हैंड प्रिंटर से, हैंड प्रिंटिंग और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से संभव नहीं। 180 बुक्स, कॉपीज, उनके शब्द लो, कैसे छापोगे, धमक धमक कैसे छापोगे, आसान नहीं था। बाय द टाइम ये सबसे फास्ट प्रोडक्शन थी उस समय की। न्यू टेक्नोलॉजी डिड नॉट एंटायरली डिस्प्लेस द एग्जिस्टिंग ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक्स बाय हैंड। ये आई, हैंड प्रिंटिंग भी चालू थी। इनफैक्ट प्रिंटिंग ऑफ द फर्स्ट क्लोजली रिजेंबल द रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स इन अपीयरेंस एंड लेआउट। जब कुछ लोगों ने इस प्रिंटिंग की बुक्स को देखा गुटनबर्ग की, कहते यार सेम ऐसा लग रहा है हाथ से लिखी हुई है, क्योंकि इसने उन अल्फाबेट्स को इस तरीके से बनाया था कि वो देखने में ऐसा लगे कि हाथ से प्रिंटिंग हुई है, हाथ से प्रिंटिंग हुई है। द मेटल लेटर्स इमिटेटेड ऑर्नामेंटल हैंड स्टाइल, वैसे ही हुबहू कॉपी करके वो मोल्ड करके बनाए गए थे ताकि इंक डले तो वैसे लगे। बॉर्डर्स वर इल्यूमिनेटेड बाय हैंड विद फॉलिएज, हाथ से पत्तियां डिजाइन बनाता था। तो इन लोगों को लगा यार कहीं हाथ की प्रिंटिंग तो नहीं है। एंड अदर पैटर्न बहुत सारे वो बनाता था। इन द बुक्स, जो अमीर राजाओं के लिए बनाता था, उसमें वो डेकोरेशन की जगह खाली छोड़ देता था। छपाई लिख दी है यहाँ पे बीच में, ये जगह खाली है। कल को राजा मान ले फूल ना पसंद है, राजा को पत्ती पसंद है, गेंदे का फूल है ना, तो वैसे जगह छोड़ देता था, वो जगह छोड़ते थे। ईच परचेजर कुड चूज द डिजाइन एंड डिसाइड ऑन द पेंटिंग स्कूल दैट वुड डू द इलस्ट्रेशन। राजाओं के अपनी डिजाइन, स्कूल वालों के लिए भी जगह, वो अपने हिसाब से कुछ भी प्रिंट करना चाहे उसके अगल बगल वो कर सकते थे। तो प्रिंटिंग का लेवल देख रहे हो कैसे बदला है, कितना भयंकर प्रिंटिंग लेवल आ गया। इन द 100 years बिटवीन 1450 टू 1550, इन 100 सालों में प्रिंटिंग प्रेस जो है वो पूरे यूरोप में सेटअप होने लगी, पूरे यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस छाने लगी। प्रिंटर्स फ्रॉम जर्मनी ट्रेवल टू अनदर कंट्रीज सीकिंग वर्क एंड हेल्पिंग स्टार्ट न्यू प्रेस।
जो जर्मनी के प्रिंटर थे, जो बिजनेसमैन लोग थे, अलग अलग इलाकों में जाने लगे और लोगों को इस प्रिंटिंग के बारे में बताने लगे। इससे फायदा ये, वो सीख जाएंगे और उनका धंधा चल बैठेगा। कैसे? अरे मैं तुम्हें सिखाऊंगा तो मुझे पैसे तो लूंगा ना, या फिर तुम्हारे यहाँ मशीन खोलूंगा उस बात के पैसे लूंगा, जब तक सीख नहीं जाते। समझ आई बात? एज द नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस ग्रू, बुक प्रोडक्शन और बढ़ गई। अब जब वर्ल्ड में सब लोग प्रिंटिंग करेंगे तो किताबें तो छपेंगी। द सेकेंड हाफ ऑफ द 15th century saw 20 million copies of printed books, जिसने पूरी मार्केट में तबाही मचा दी। 180 से 20 मिलियन, अब पूरा यूरोप पैदा कर रहा है भाई सब कॉपियां। द नंबर वेंट अप इन द 16th century, 200 मिलियन कॉपीज होने लगी। दिस शिफ्ट फ्रॉम द हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग, और इसे कहते हैं प्रिंट रिवॉल्यूशन, क्योंकि आपकी प्रिंटिंग हैंड से अब मैकेनिकल पे आ गई, और भी इतनी तेज प्रिंटिंग हो रही है। विद द प्रिंटिंग प्रेस नई लोग भी आने लगे। कैसे? न्यू रीडिंग इमर्ज कैसे हुआ? न्यू रीडिंग एरा या न्यू रीडिंग पब्लिक कैसे इमर्ज हुआ? अरे जब किताबें सस्ते दौर, प्रिंटिंग हो रही थी बहुत ज्यादा, तो सस्ते दौर पे मिल रही थी। जो सस्ती किताबें थी, फिर वो लोग ऐसे खाली बैठ के क्या करें? कह किताब ही दे दें, ला पढ़ लेते हैं एसएसटी बाय जोगिंदर सर। जल्द आ जाएगी ये किताब भी, ऐसी है ना, आप लोगों के लिए क्वेश्चन वाली बनाऊंगा। प्रिंटेड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक्स, तो ये मैंने आपको बता दिया, छपने से कॉस्ट जो घट गई। द प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इट्स इंपैक्ट अ न्यू रीडिंग पब्लिक, अब बुकों की जो कॉस्ट है वो डाउन हो चुकी है, क्योंकि मार्केट में प्रिंटिंग मटेरियल बहुत है, पढ़ने वाले लोग बहुत है। इससे न्यू रीडिंग पब्लिक का क्या वो है? द टाइम एंड द लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच बुक, पहले जो टाइम लगता था एक बुक को बनाने में, क्या अब उतना लग रहा है? नो, रिड्यूस हो गया। तो उसके चलते मल्टीपल कॉपीज प्रिंट हो सकती थी एक साथ। बुक फ्लडेड द मार्केट, मार्केट में किताब ही किताब, एंड उसकी वजह से हर इंसान के पास किताब आ सकती थी, तो लोग पढ़ने का एक नया कल्चर आ गया। अर्लियर रीडिंग जो है वो केवल अमीरों तक थी, गरीब आदमी सिर्फ सुनता था कभी कभार। कॉमन पीपल लिव्ड इन अ वर्ल्ड ऑफ ओरल कल्चर, बिकॉज दे हैड सेक्रेट टेक्स्ट, रीड आउट बैलेड्स, पोएम्स, डांस, गीत, संगीत, जो सुनना है किताबों से। बोलेंगे डांस कैसे? नाच ये बेटा आ गया ना, सिंगिंग है वो बेसिकली। नॉलेज ओरली ट्रांसफर होती थी। पीपल कहीं एक जगह पे, ऐसा नहीं कि मैं आया मैं आपको सुनाऊंगा, नहीं। मैं क्या सोचता था, ऐसा अपना धंधा और काम बचाने के लिए, भाई एक साथ पूरा गांव इकट्ठा हो जाओ, मैं तभी कहानी सुनाऊंगा, एक एक को सुनाऊंगा, पूरे गांव को थोड़ी सुनाऊंगा। दे डिड नॉट रीड अ बुक इंडिविजुअली और साइलेंटली, वो किताब ना पढ़ते थे ना कर सकते थे। बिफोर द एज ऑफ प्रिंट बुक्स वर नॉट ओनली एक्सपेंसिव, एज ऑफ प्रिंट से पहले बुक एक्सपेंसिव थी, क्योंकि प्रिंट के बाद ही तो सस्ती हुई है, एंड दे कुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन सफिशिएंट नंबर, ना तो इतना पैसा था कि वो महंगी किताबें ले सके, और ना ही किताबें इतनी ज्यादा थी कि वो खरीद सके। न्यू बुक्स, नाउ बुक्स कुड रीच आउट टू वाइडर सेक्शन ऑफ, गरीब तक किताब जो वो जा सकती है। इफ अर्लियर देयर वाज अ हियरिंग पब्लिक, नाउ अ रीडिंग पब्लिक केम इनटू बीइंग, तो पहले जो सुनने वाले लोग थे अब वो पढ़ने वाले हो गए, खुद पढ़ रहे ना किताबें, तो ये आपको देखने को मिलेगा। बट द ट्रांजिशन वाज नॉट सिंपल, ये इतना आसान नहीं था कि अब अचानक किताबें आ गई, प्रिंट रेवोल्यूशन हो गया, जिन लोगों को पढ़ा के किताब नहीं थी वो पढ़ने लग गए। बुक्स कुड बी रीड ओनली बाय द लिटरेट, प्रॉब्लम इज दिस, बुक्स आ तो गई है, पढ़े लिखे कितने जो किताबों को पढ़ेंगे। सो द रेट ऑफ लिटरेसी इन मोस्ट यूरोपियन कंट्री वाज वेरी लो, बहुत कम था। हाउ देन कुड पब्लिशर परसुएड? क्वेश्चन इज, किताबें इतनी फिर बिक कैसे गई जब लोग पढ़े लिखे नहीं थे, और लोग उनको लेके कर क्या रहे थे? अब आइए सुनिएगा स्टोरी। इसको करने के लिए जो पब्लिशर था उनको एक चीज पता थी कि जो ज्यादातर लोग है ना वो प्रिंट समझ सकते हैं, पढ़ तो नहीं सकते। किताबें मैगजीन छाप दो, अब शक्तिमान है तो शक्तिमान इमेज तो अच्छी लगेगी ना, वो भी तब भी तो बिकेगी ना किताब। इवन दोज हु डिड नॉट कुड रीड, जो पढ़ नहीं सकते थे, फिर भी लोग जो किताबों को एटलीस्ट उन इमेजिनेशन, उन पिक्चर को सुना के दिखा के ऐसे तो इंटरेस्ट ला सकते थे। सो प्रिंटर्स बिगेन पब्लिशिंग पॉपुलर बैलेड्स, लोकगीत, उनके संगीत, सॉन्ग, म्यूजिक, प्लेज, ये सब लिखने लगे और लोग जाके उनको बताने लगे। इससे उनके मन में इंटरेस्ट, अच्छा ये वाली किताब में ऐसा ला तो किताब ही देख ले। और जैसे हमारा ताऊ है भाई साहब, पुराने जमाने में हीरोइनों की फोटो देखी वो कहता था, अरे वाह यार ये हीरोइन देखो कितनी बेटा अच्छी है, और तुम देखो कितने गंदे दिख रहे हो, बदतमीज कहेंगे। समझ? These were sung and recited at gatherings in villages and in taverns in town, गांव जाकर, कस्बे में जाकर वो गीत गाना, वो किताबों से पढ़कर उनको सुनाना। और देखो मेरे पास कोई चिट्ठी, मैं आपको सुनाऊं, जैसे राजा महाराज के जमाने में क्या था, राजा महाराजा सारे पढ़े लिखे थोड़ी थे, तो वो ऐसा खोल के आया राजा जी ऐसे ऐसे आइए। ओरल कल्चर दस एंटर्ड, प्रिंट आ गया, प्रिंट वाज ओरली ट्रांसमिटेड, ओरल कल्चर में प्रिंट आया, और प्रिंट जो है वो भी ओरली ट्रांसमिट हो रहा है आज भी। अरे वो कौन सा पढ़ना सीख गए यार, पढ़ना थोड़ी सीख गए। द लाइन दैट सेपरेटेड द ओरल एंड कल्चरल रीडिंग बिकम ब्लड, तो अब वो लाइन जो खत्म हो चुकी है, लोग इंटरेस्टेड हो चुके थे, एंड जो अब तक पब्लिक सुन रही थी अब वो धीरे धीरे पढ़ना लिखना मिक्स पिक्चर ये सब मिक्स्ड हो गया, यानी कि हियरिंग पब्लिक एंड रीडिंग पब्लिक दोनों ऐसे हो गए। अब पता ही नहीं है जो सुन रहा है देख रहा है पढ़ रहा है क्या है। रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट, इसको ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आता है यहां से 5 नंबर का। प्रिंट जब आने लगा लोग किताब पढ़ने लगे तो आइडियाज आते हैं। आइडियाज किसके? पब्लिशर के, जो किताब छाप के बैठा उसके आइडिया आ रहे हैं।
उसके आइडिया से अगर आपने अपने अंदर कोई चेंज कर लिया तो लोग तो कहेंगे ना बदल गया किताब पढ़ के। तो वहां पर यही है, प्रिंट की वजह से जो है जब इतनी सारी किताबें छपी तो आइडिया ऑफ सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज बहुत ज्यादा होने लगे। किताब वालों के अपने अपने आइडिया जगह जगह। अब मान लो मेरी किताब आप 10 जने पढ़ो तो मेरा सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज हो गया ना। एंड इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू वर्ल्ड ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन। क्योंकि जो किताबों में लिख रहे थे ना वो पढ़े लिखे वाली बात कर रहे थे। जैसे कि अगर किसी ने ये लिख दिया कि भाई आप अपने रिलीजन में ऐसा कर रहे हो, इसके पीछे रीजन क्या है पूछो। अब फादर को जाकर आप कह रहे हो कि भाई इसका रीजन क्या है, तो फिर वो फादर कहेगा अबे तू कहां से जवान लड़ा रहा है, तू ही घटिया, और किससे हुआ, किताब से, किताब वाला बेकार है। तो नया वर्ल्ड आ गया डिबेट एंड डिस्कशन का। इवन दोज हु डिसएग्रीड विद एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटीज कुड नाउ प्रिंट एंड सर्कुलेट देयर आइडियाज। जिन लोगों को चर्च से, राजा से प्रॉब्लम थी वो भी अब इनके खिलाफ प्रिंट कर सकते थे। थ्रू द प्रिंटेड मैसेज के थ्रू ये बता सकते थे लोगों को कि भाई साहब क्या गलत है क्या सही, आप थोड़ा अलग हटके सोचे, एक दूसरे को फॉलो ना करें। दे हैड सिग्निफिकेंस इन डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ लाइफ। जो पब्लिशर होता है वो लोगों को ये बताता है कि जिंदगी के कई पहलू हैं, एक बात को सोचने के भी कई पहलू हैं। नॉट एवरीवन वेलकम द प्रिंटेड बुक एंड दोज हु हैड फियर्स अबाउट इट। फिर सब क्यों किताबों का वेलकम करेंगे, मैं बाहर में जाए। खासकर मोनास्ट्री, रिच पीपल, अरिस्टोक्रेट ने तो बोला भाई बेकार है ये, इसके चलते तो हम बर्बाद हो जाएंगे। Many were apprehensive of the effect that easier access to the printed words। बहुत सारे लोगों को डर था अगर लोगों के पास आसानी से सस्ती किताबें आ गई। पहले राजा के पास थी तो राजा तो मतलब राजा है, वो विरोध नहीं करता था, हमारा मार पीट लिया तो चलो मालिक है। अब बच्चा किताब पढ़ के अगर हमारा विरोध करेगा तो वो ठीक नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि भाई किताबों का सर्कुलेशन जो रखा है वो लोगों के माइंड पे असर डाल रहा है, वो सही नहीं है। डर देख रहे हो। It was feared that if no control was there, what was printed and read, then rebellious and religious thought might spread। अगर जल्दी से राजा साहब ये नहीं देखा गया कि किताबों में क्या छप रहा है, कौन छाप रहा है, क्या क्या छाप रहा है, कब छाप रहा है, तो फिर हमारे खिलाफ लोग बागी हो जाएंगे, हमारे खिलाफ आंदोलन कर देंगे। इफ दैट हैपेंड, अगर ऐसा हुआ तो वैल्यूएबल जो लिटरेचर है, जो राजा महाराजा के लिए हमने बना के रखा था, उस सबकी तो वैल्यू खत्म, क्योंकि यही सब लोग चलाएंगे। फिर राजा के लिटरेचर की क्या, राजा की कोई वैल्यू नहीं है। तो अब सुनिएगा आगे। एक्सप्रेस बाय रिलीजियस अथॉरिटीज एंड मोनार्क। राजाओं ने इस पर भी दुख जताया, गलत बात है, बैड बात जोगिंदर सर, फादर से भी करा। एज वेल एज मैनी राइटर्स एंड आर्टिस्ट ने किया जिनका धंधा इनसे चल रहा था। द एंजाइटी वाज बेसिस ऑफ वाइडस्प्रेड क्रिटिसिज्म ऑफ द न्यू प्रिंटेड लिटरेचर दैट हैड बिगिन टू सर्कुलेट। तो वो कह रहे यार ये जो नया सर्कुलेशन करके तुमने आग जला दी ना लोगों के मन में, ये नहीं करना था, गलत किया। इन 1517 एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे जो धर्म में थोड़ा चेंज रखते थे, मार्टिन लूथर। उन्होंने 95 थीसिस लिखी और वो भी क्रिटिसाइज करते हुए। 95 एक तरीके के मान लो एक लेटर लिख दिया 95 तरीके, ये जो पोस्टर टाइप छप रहा है आपको पीछे दिख रहा होगा। इसमें उन्होंने क्या क्रिटिसाइज किया, प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स ऑफ द कैथोलिक चर्च। जो चर्च वाले लोगों की, रोमन कैथोलिक चर्च है, उसकी जो तरीके हैं काम करने के, पूजा पाठ, हमको अंधविश्वास में डालने के, उसके पीछे उन्होंने क्रिटिसाइज किया, गलत कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने एक प्रिंटेड कॉपी की और चर्च के जो डोर पे लगा दी विटनबर्ग में। जब फादर आया, अबे ये क्या है, लेटर आ गया क्या नौकरी का, देखना जरा। देखा तो हमारे खिलाफ ये चैलेंज कर रहे थे चर्च को कि अगर आप में दम है, आपके आइडिया सही है तो हमसे बहस कर लो। लूथर की जो राइटिंग थी वो बहुत ज्यादा लेवल पे प्रिंट की गई लोगों के मन में एक इंपैक्ट डालने के लिए, जिसकी वजह से क्या हुआ, चर्च में एक दिक्कत आने लगी। लोग कहने लगे यार आधे लोग लूथर का साथ दे रहे हैं, लूथर को बुलाओ। एंड बिगिनिंग ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हो गया। चर्च के अंदर लोग फादर का कहना मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम लूथर को जानते हैं, लूथर सही कह रहा है, तू सही नहीं कह रहा है। तो अब ये क्या हो गया, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये बन गए प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस। Luther translation of New Testament sold 5,000 copies within a few weeks and second edition within 3 weeks। लूथर ने एक चीज बनाई, प्रैक्टिकल सोच विचार की किताब, न्यू टेस्टामेंट मैनकाइंड के ऊपर, जो मानवता के ऊपर जो किताब बनाते हैं, मानव किसके अधीन काम करता है, कौन उसको रूल करता है, हम इंसान के किसके बच्चे हैं, सब इस तरीके से किताब बनाई। उसकी 5,000 कॉपियां 1-2 हफ्ते में बिक गई और 3,000 मतलब पता नहीं कितनी बिकी थी, एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, 3 महीने में काफी सारी किताबें और बिक गई थी। Deeply grateful to print, Luther said, printing is the ultimate gift of God and the greatest one। इस बात से खुश होकर लूथर बोलता है प्रिंटिंग सबसे मस्त चीज है, भगवान का सही गिफ्ट है, क्योंकि मैं इसके थ्रू लोगों को चेंज तो कर पा रहा हूं। बहुत सारे स्कॉलर्स दैट सोचने लगे दैट प्रिंट बॉट अबाउट अ न्यू इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर एंड उससे हेल्प करिए, बहुत सारे लोगों को नए नए आइडियाज मिले। बहुत सारे लोग खुश थे जो पढ़े लिखे लोग थे कि यार किताबों से हमारे मैसेज चले गए, लोगों में थोड़ा बिलीव आया है, चीजें गलत हो रही है वो समझ पा रहे हैं। तो ये सब प्रिंट एंड डिसेंट, प्रिंट एंड पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर, क्योंकि आप पता है आपने प्रिंट धर्म के खिलाफ कर दिया, तो धर्म के लोगों ने सीधा एक बात बोली कि भाई साहब ये जहां पर भी इन द 16th सेंचुरी मेनोशियो एक फैक्ट्री वर्कर था, बिगेन टू रीड बुक्स दैट वर अवेलेबल इन लोकेलिटी। गांव का आदमी जब कॉमन आदमी किताब पढ़ेगा और विरोध करेगा तो वहां पे जो रिलीजियस लोग होंगे या जो अमीर लोग होंगे उनको प्रॉब्लम तो होगी। सुनिएगा, ही रीइंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ बाइबल एंड फॉर्मुलेटेड एन व्यू ऑफ गॉड एंड क्रिएशन दैट एनरेज द रोमन कैथोलिक चर्च। मेनोशियो जैसा आदमी
चर्च का बुरा कैसे बन गया। मैंने जो किताब पढ़ी उसने अपने हिसाब से ट्रांसलेट करके लोगों को बुलाया, देखिए हम भगवान के बंदे हैं, इनके नहीं है, ये लोग हमको पागल बना रहे सब। चर्च वाला अच्छा आई एम योर फादर, क्या फादर मेरा एक ही है, चुप कर। सो व्हेन द रोमन चर्च बिगेन इट्स इंक्विजिशन टू रिप्रेस हेरेटिकल आइडियाज, जब रोमन चर्च इस तरीके के आइडियाज, हेरेटिकल मतलब ये जो आइडिया जो उनको पसंद नहीं आ रहे थे, संदेहजनक, थोड़े दुश्मनी, विश्वासघाती टाइप आइडियाज, इनके लिए मेनोशियो को जो है वो हॉल्ड अप ट्वाइस एंड अल्टीमेटली एग्जीक्यूटेड, 2 बार जेल भेजा, फांसी पे लटकाने, जेल पे लटका के रखा, उसके बाद फांसी दे दी गई। द रोमन चर्च ट्रबल्ड बाय सच इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलर रीडिंग्स एंड क्वेश्चनिंग ऑफ फेथ इम्पोज सेवरल कंट्रोल्स। अब जब मेनोशियो मर गया उसके बाद उन्होंने लोगों पे कंट्रोल लगा दिया, पब्लिशर पे, कि कोई भी हमारी मर्जी के बिना जो है वो किताब नहीं छाप सकता, एंड दिस इज अंडर रूल इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स फ्रॉम 1858। अब से कोई किताब नहीं छाप सकता सिवाय हमारी मर्जी के। तो ये था इनका डर। अब मिलते हैं अगली बार। सो थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा लेक्चर कैसा लगा, मजा आया कि नहीं, पूरा लेक्चर समझ में आ गया बिना किसी डिफिकल्टी के। जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लो यार, काहे को वेस्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आने वाले टाइम में और क्लासेस होने वाली हैं। सो थैंक यू सो मच, सी यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय दोस्त।